सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hi dear students, welcomes you. Today we are going to learn the lesson number 2nd, standard 5th EVS, and the lesson is motion of the earth. Before, in the previous lecture, we have studied the earth and our solar system. हमने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में अर्थ और सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थ और उसके मोशन के बारे में कि अर्थ और अर्थ का मोशन क्या है। हमने पिछले लेसन में देखा था, पढ़ा था कि अर्थ जो है वो रोटेशन भी करती है और रिवॉल्यूशन भी करती है और दोनों के मीनिंग भी हमने आपको बताए थे। ओके, रिवॉल्यूशन मींस अर्थ जब सन के अराउंड चक्कर लगाती है, अर्थ जब सन के आसपास घूमती है तो हम उसे उसका रिवॉल्यूशन कहते हैं। रिमेंबर, याद आया? और जब अर्थ खुद में आसपास घूमती है, गोल गोल घूमती है, तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। और इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपके बुक में है। सो लेट्स स्टार्ट द मोशन ऑफ द अर्थ, दैट इज द फर्स्ट वर्ड इज अ रोटेशन। ओके, हमने रोटेशन के बारे में पढ़ा। रोटेशन मतलब क्या होता है? खुद में गोल गोल घूमना। यू हैव ऑब्जर्व अ टॉप, आपने किसी टॉप को ऑब्जर्व किया होगा, है ना, जिसे हम हिंदी में लट्टू या भंवरा कहते हैं। आपने इसे ऑब्जर्व किया होगा। जब ये घूमता है तो खुद में ही गोल गोल घूमता है। ओके, ये खुद में ही गोल, जब ये चीज खुद में गोल गोल घूमती है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। एंड द इमेजिनरी लाइन अराउंड विच इज रोटेट इज कॉल्ड एक्सिस। और यहां से देखिए, ये खड़ी लाइन यहां पर बनाई गई है। ओके, जो इस पॉइंट से, इस टिप से लेके इस टिप को सीधे मिलाती है। ये लाइन हमें टॉप में तो दिखाई नहीं देती है, किसी टॉप में हमें ये लाइन नहीं दिखाई देती है, बट ये जो लाइन होती है ये इमेजिनरी होती है, ये होती नहीं है, पर हम इस लाइन को ऐसा सोच सकते हैं कि ये लाइन है। तो इस लाइन को इमेजिनरी लाइन, और इसी इमेजिनरी लाइन को एक और नाम दिया गया, दैट इज एक्सिस। अब आप सोचेंगे कि हमारे बुक में इस टॉप का एग्जाम्पल, इस लट्टू का एग्जाम्पल क्यों है? वो इसलिए कि जिस तरह से ये लट्टू खुद में गोल गोल घूम रहा है, दैट इज रोटेशन कर रहा है, उसी तरह से हमारी अर्थ भी खुद में गोल गोल घूमती है और रोटेशन करती है। बस फर्क इतना है, ये जो लट्टू है ये सीधा घूम रहा है और हमारी अर्थ जो होती है वह इंक्लाइन प्लेन में होती है, वह तिरछी घूमती है। ओके, आइए आपको समझाते हैं कैसे। इसमें एक एग्जांपल लेना है, ट्राई दिस में क्या करना है? टेक अ ग्लोब। आपने एक ग्लोब ले लेना है इस तरह से, जो आपके स्कूल में हमेशा मिलेगा आपको जब भी आप क्लासरूम में जाएंगे। तो जब भी ये वीडियोस या फिर ये लेक्चर जब आपके स्कूल में होगा, जब ये लेसन स्टार्ट होगा, तो यू आस्क योर टीचर्स फॉर द ग्लोब्स, ओके, टू शो दिस मॉडल। आपको ये ग्लोब का मॉडल आपके टीचर दिखाएंगे, प्लीज रिक्वेस्ट देम। स्कूल में होता है ये ग्लोब जो है, देखिए अर्थ, यहाँ पर पूरी अर्थ का एक मॉडल बना होता है और अर्थ जो होती है वो ऐसे घूमती है। देखिए जनरली ये जो टॉप है, लट्टू है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। ओके, पर अर्थ जो है ये देखिए ऐसे घूमती है, ऐसे तिरछी घूमती है, ये ऐसे घूमेगी। ओके, ऐसे तिरछी घूमेगी। ओके, इंक्लाइन प्लेन में घूमेगी। तो जिस तरह से स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान में देखना है, हमें कंपेयर किससे करना है? इस टॉप से। जैसे कि इस टॉप की ये सीधी लाइन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक्सिस थी। ओके, वैसे ही यहां पर एक सीधी लाइन होगी, ये वाली, क्योंकि अर्थ इस तरह से रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। ओके, ऐसे रोटेट नहीं कर रही है हमारी अर्थ, ऐसे सीधे रोटेट नहीं करती, हमारी अर्थ ऐसे तिरछी रोटेट करती है। सीधी रोटेट करती तो हम इसे एक्सिस मानते, सीधी लाइन को हम एक्सिस लेते। ओके ओके, फिर से इसे बनाते। अगर अर्थ ऐसे रोटेट करती तो हम इसे एक्सिस लेते, पर अर्थ अभी तिरछा रोटेट कर रही है तो हम इस वाली लाइन को, इस तिरछी वाली लाइन को एक्सिस मानेंगे, दैट इज एन एस। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को जो लाइन मिला रही है, दिस लाइन कॉल्ड एक्सिस, इस लाइन को हम एक्सिस कहेंगे। ओके, जो आपकी बुक में दिया है यहाँ पे, हम इजीली समझ सकते हैं ये जो लाइन है वो एक्सिस कहलाएगी। ये जो लाइन है ये प्लम लाइन है, ये सीधी लाइन कह दिखा रही है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, ये बस
ये लाइन हमें शो कर रही है कि ये सीधी लाइन है। जैसे यहाँ पर एक्सिस ये सीधा है, वैसे यहाँ पर ये सीधी लाइन एक्सिस नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो इंक्लाइंड प्लेन में मतलब तिरछी रोटेट कर रही है। ओके, सो ये बातें सब यहीं पर लिखी हुई है। यू विल सी दैट द प्लम लाइन एंड द अर्थ एक्सिस are at an angle to each other, that is earth axis is inclined। तो देखिए अर्थ एक्सिस जो है वो इंक्लिन है। इंक्लिन मतलब तिरछा है। अर्थ एक्सिस कैसा है? ये जो एक्सिस है ये एक्सिस सीधा है। ओके, बट अर्थ का जो एक्सिस है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ये जो लाइन आपको दिख रही है ये है। तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर जो अर्थ का एक्सिस होता है वो इंक्लिन्ड होता है। कैसा होता है? इंक्लिन्ड होता है, मतलब तिरछा होता है, झुका हुआ होता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ओके, सो द अर्थ रोटेट विथ एक्सिस इंक्लिन्ड। तो हमारी जो अर्थ है वो एक्सिस में रोटेट करती है, मतलब इंक्लिन्ड रोटेट करती है, तिरछी घूमती है। ओके, द लाइन नॉर्थ एंड साउथ, एनएस का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द लाइन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल in the picture show earth axis, it passes through the center of the earth। फिर से देखेंगे इस लाइन को, तो यहां पर देखिए ये जो एन एस आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्थ और साउथ पोल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये नॉर्थ और साउथ पोल, ये एक एक्सिस है। ओके, ये क्या है? ये एक एक्सिस है और ये एक्सिस सेंटर से होते हुए गुजर रहा है। कहां से पास हो रहा है? एक्सिस passes through the center of the earth। The point north pole and south pole are called pole of the earth। जो N और S है, नॉर्थ और साउथ, N और S, ये जो पॉइंट है ये अर्थ के पोल कहलाएंगे। N मतलब होता है नॉर्थ और S मतलब होता है साउथ। ओके, अब ये है पोल, तो ये हो गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल। N is north pole and S is a south pole। Okay, clear? यहां तक आपको क्लियर हो गया? Now let's move ahead। If a circle were drawn around the surface of the earth exactly in between the north pole and south pole, it would divide the earth into two equal parts। This imaginary circle is called equator। Okay, the two equal part it makes of the earth are called northern hemisphere and southern hemisphere। देखो यहां पर जो आपको एक बात बताई जा रही है वो क्या है? ओके, लेट मी इरेज दिस। ये जो हमने पूरा गोदागादी की है इसे सबसे पहले साफ कर ले। अब यहां देखेंगे, ओके, इफ वी ड्रॉ अ सर्कल, अगर हमने एक सर्कल बनाया, ओके, मान लीजिए हमने यहां पर एक सर्कल बना लिया। ओके, हमने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल के हमने दो पार्ट कर दिए। ओके, ये दो पार्ट कर दिए। ओके, और ये वाला जो अब इस अर्थ, ये समझ लीजिए कि दिस इज नॉट अ सर्कल, दिस इज अवर अर्थ। ये क्या है? हमारी अर्थ है। तो ये हो गया नॉर्थ पोल एंड दिस इज अ साउथ पोल, और इसके हमने दो पार्ट कर दिए। तो ये वाला जो पोर्शन होगा, दिस पोर्शन मींस विच पोर्शन? ये वाला पोर्शन। ओके, ये आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, ये वाला पोर्शन है, इधर वाला पोर्शन, ये कहलाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्या कहलाएगा? नॉर्थ हेमिस्फीयर। और ये जो साउथ के तरफ जो पोर्शन होगा वो हो जाएगा साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जो पोर्शन नॉर्थ की तरफ होगा उसे कहेंगे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और जो पोर्शन साउथ की तरफ होगा उसे कहेंगे साउथर्न हेमिस्फीयर। फिर से एक बार समझिए ध्यान से, द पोर्शन विच इज टुवर्ड्स द नॉर्थ it's called northern hemisphere and the portion which is towards the south it's called southern hemisphere। ओके, एकदम सिंपल है समझने के लिए, बिल्कुल भी यहाँ पे हार्ड नहीं है। और आप ये सारी बातें एक ग्लोब को देखकर ही समझ सकते हैं। अगर आप एक इस तरह से सोचते हो, अगर आपने इस डायग्राम को अपने सामने ला लिया तो आप इसमें से बनने वाले सभी क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। तो यू हैव टू रीड दिस डायग्राम। आपको ये रीड नहीं करना है, ये जो हमने पूरा समझाया ना, ये आपको समझ लेना है। यू हैव टू रीड दिस पिक्चर्स। अगर आपने इस पिक्चर को रीड कर लिया ना स्टूडेंट्स, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इससे रिलेटेड दे सकते हैं। ये पिक्चर से हमें बहुत सारी बातें पता चलती है। क्या पता चलती है? नॉर्थ एंड साउथ ये एक्सिस है। ओके, ये जो लाइन है ये एक्सिस कहलाएगी। उसके बाद जो अर्थ का हाफ पोर्शन जो नॉर्थ पोल की तरफ है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, जो साउथ पोल की तरफ है वो साउथर्न हेमिस्फीयर।
और इन दोनों के बीच में ये जो लाइन है, दिस लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं एक्वेटर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एक्वेटर। याद रखिए क्या कहते हैं इसे? एक्वेटर। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। Try this. Stand a candle in the middle of large table. Draw a big circle around the candle. Okay. Place a globe at any point on the circle. Light the candle. See that it is dark in the room. Suppose that candle is the sun. Observe which part of the globe get the sun lights and which does not. You have to आपको क्या करना है? ये डायग्राम आपको दिख रही है, बस आपको यही करना है। आपको घर में एक टेबल ले लेना है, टेबल के ऊपर एक कैंडल, और यहां पर ना आपको एक बड़ा सा बॉल रख देना है। बॉल सबके घर में होता है। अब यू हैव टू ऑब्जर्व दैट, आपको ये ध्यान में रखना है बात कि आपको ये काम अंधेरे में करना है। रूम को बंद कर दीजिए, अंधेरा होना चाहिए, या फिर आप नाइट के टाइम में कर सकते हैं। लाइट्स ऑफ कर दीजिए, कैंडल जलाइए और बाजू में बॉल रख दीजिए। अब सपोज दैट ये जो कैंडल है ये सन का काम करेगा और ये जो बॉल होगा वो हमारी अर्थ का काम करेगा। तो ये सन की ये जो रेज है, ओके, सन से ये जो, अब कैंडल समझ लीजिए सन है, तो कैंडल से निकलने वाली जो लाइट है वो अर्थ के एक पार्ट में पड़ेगी, तो ये पार्ट पूरा रोशन हो जाएगा। और यहां से ये देखिए, ये जो अर्थ है, इस अर्थ का हम वन पार्ट देख पा रहे हैं, इसका दूसरा पार्ट इसके पीछे है, तो दूसरे साइड में अंधेरा होगा। कुछ इस तरह से जैसे आप दिख रहे हैं, जितने एरिया में कैंडल की रोशनी गिरेगी उतने एरिया में लाइट रहेगी, और जितने एरिया में कैंडल की रोशनी नहीं गिरेगी उतने एरिया में डार्क रहेगा। तो जिधर डार्क है उसे आप समझ लीजिए रात है, और जिधर लाइट है, उजाला है, उसे आप समझ लीजिए दिन है। मतलब अर्थ में एक समय में एक जगह अर्थ और एक जगह रात होती है। मतलब एट अ टाइम पूरी अर्थ में दिन नहीं होता, एट अ टाइम पूरी अर्थ में रात नहीं होती। हमारे इंडिया में अगर दिन है तो अमेरिका में रात होगी, और उधर अगर दिन है तो हमारे इंडिया में रात होगी। समझ में आया? सो सिंपल सा एग्जांपल है, आप घर में इजीली कर सकते हैं इसे। नाउ लुकिंग एट द ग्लोब फ्रॉम द डायरेक्शन, ये सब हो गया। ओके, अब यहां पर क्या करना है? लुकिंग एट द ग्लोब फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल, टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज। अब इसे हमें क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा घुमाना है। कैसे घुमाना है हमें? उल्टा। क्लॉक कैसे घूमती है? सीधी घूमती है। 12 से लेकर पहले 1 2 3 4 इस तरह से घूमती अर्थ, सॉरी इस तरह से घूमती क्लॉक। बट हमें क्या करना है? क्लॉक के उल्टा घुमाना है। तो क्लॉक जिस डायरेक्शन में घूमती है उससे उल्टे डायरेक्शन में घुमाएंगे। दिस इज हाउ अर्थ रोटेट। तो उसी डायरेक्शन में अर्थ रोटेट होती है। इट मींस हमारी जो अर्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है। इट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। ओके, ईस्ट से वेस्ट की ओर नहीं घूमती, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। तो एक बात ध्यान में रखिए, अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपको ध्यान में रखने के लिए। अर्थ एंटी क्लॉक रोटेट करती है और अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। ओके, नाउ as the earth rotate, its different parts come into the light of the sun and after the other and turn away from its also the same order। मतलब कि हमारी अर्थ जैसे जैसे रोटेट करती रहेगी वैसे वैसे वो सन के पास आएगी। मतलब जो पोर्शन सन के सामने आएगा वो लाइट होते जाएगा, और जो सन से दूर जाएगा, सन से पिछले मतलब अर्थ के बैक साइड में जाएगा, वो डार्क होता चला जाएगा। इसका मतलब कि रात और दिन ये सन इधर उधर नहीं होता, हमें जनरली दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि सन ईस्ट से राइज हुआ है और वेस्ट में जाकर सेट हो गया है। ओके, बट ऐसा नहीं होता है। सन जो है अपनी जगह पर है, हमारी अर्थ रोटेट करती है। समझ में आया? अबर अर्थ इज रोटेट, और हमारी अर्थ के रोटेशन के कारण ही डे और नाइट होती है, दिन और रात हमारे अर्थ के रोटेशन के कारण ही होती है। नाउ तो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज सनसेट एंड सनराइज।
सनसेट और सनराइज को समझने के लिए हम वापस इस पिक्चर में आएंगे और इसी पिक्चर के थ्रू हम सनसेट और सनराइज करेंगे। हमें क्या पता है कि अर्थ जो है ये हमने ये मान लिया है कि दिस इज अ सन, ये हमारा सन है और ये अर्थ है। और हमें पता है कि अर्थ जो है वह ऐसे रोटेट करती है खुद में और इस सर्कल में भी घूमेंगी, किसके अराउंड? कैंडल के अराउंड, जिसे हम कहेंगे रिवॉल्यूशन। तो अर्थ रिवॉल्यूशन भी करती है और रोटेशन भी करती है। तो हम क्या करेंगे, अभी आपके बुक में जैसे लिखा हुआ है, यहां पर एक पोर्शन में हम बिंदी, ओके, माथे की जो बिंदियां होती है ना, यहां पर एक बिंदी स्टिक कर देंगे, चिपका देंगे। अर्थ जब घूमेंगी तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि ये जो बिंदी है, ये बिंदी भी पीछे साइड में चली जाएगी। तो अब बिंदी पर अंधेरा होगा और बिंदी का अपोजिट वाला पोर्शन जो होगा उस पर उजाला होगा। तो एक तरफ रात, एक तरफ दिन हो गया। तो रात कैसे होता है, दिन कैसे होता है, ये आपको समझ में आ गया। तो जैसे देखिए, जो पोर्शन कैंडल के सामने आएगा वहां पर सुबह होगी, जो पोर्शन कैंडल के एकदम फ्रंट में आएगा वहां पर दोपहर होगी, और जो पोर्शन यहां पर रहेगा यहां पर शाम होगी। मतलब ये जो पोर्शन होगा यहां पर मॉर्निंग होगी, यहां पर होगी आफ्टरनून, ओके, क्योंकि ये एकदम सामने होगा, जिसको बोलते हैं ना जब सूरज हमारे सर के ऊपर आ जाता है तो क्या हो जाता है, आफ्टरनून, ओके। तो ये हो जाएगा आफ्टरनून, और यहां पर जब आएगा तो ये पोर्शन आएगा इवनिंग का। तो जैसे जैसे जो जो पोर्शन अर्थ के मतलब सन के सामने आते रहेगा तो उस पोर्शन में कभी मॉर्निंग होगी, कभी आफ्टरनून होगा, कभी इवनिंग होगी, मॉर्निंग होगी, आफ्टरनून होगा, इवनिंग होगी। और उधर जाएंगे तो फिर रात होगी, आधी रात होगी और सुबह होगी, ये पोर्शन होगा। अब ये आपको समझ गया सनसेट और सनराइज। आई होप दैट ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ओके। अब मुझे पास तो मॉडल्स नहीं है जो इससे मैं आपको समझा सकूं, बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन द पिक्चर्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, ओके। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारी अर्थ। ये अर्थ क्या करेगी, सन के आसपास घूमेंगी, ऐसे 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 ऐसे, ये। अब आपको पता है कि ये पूरा मतलब अर्थ यहां से शुरू हुई, स्टार्ट, और यहीं पे आके एंड हो गई, ओके। तो यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगा आपको पता है? यहां से लेके यहां तक अर्थ को लगता है 1 ईयर, जिसे हम कहते हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स, 365 दिन 6 घंटे। समझ में आया कितना? याद रखिए, अर्थ को सन के पूरा एक चक्कर लगाने के लिए, अर्थ जब सन के आसपास पूरा घूमती है तो उसे पूरा 1 साल लगता है, और उस 1 साल में 365 दिन 6 घंटे होते हैं। इसका मतलब हम इसके 4 पार्ट कर लेते हैं, लेट दिस। तो कितने महीने होते हैं? 12 महीने, ओके। तो ये हो गए 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, ओके, इस तरह से। अब कितनी ऋतुएं होती है, मींस कितने सीजन होते हैं? टोटल होते हैं 3 सीजन, समर, विंटर और रेनी सीजन। अब आइए उसके बारे में आपको समझाते हैं। तो देखिए, इसी से समर, विंटर और रेनी सीजन जुड़े हुए हैं, ओके। अब देखिए, एक सीजन 4 महीनों का होता है, तो इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3। जिस पार्ट में अर्थ सन के करीब रहेगी, सन के पास रहेगी, क्योंकि देखिए मैं आपको इसका एक एक्चुअल बताता हूं, ये है सन और ये है अर्थ। तो अर्थ जो है वो सन के ऐसे घूमती है, ओके। फिर से इसे समझते हैं अच्छे से। ये रहा सन एंड दिस इज अर्थ, इस तरह से घूमती है, इस तरह से। तो ये जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन सन के पास, मतलब अर्थ जो रहती है ऐसे समय में सन से ज्यादा करीब रहती है, ज्यादा पास रहती है। इसका मतलब यहां पर होता है समर सीजन, तभी हमें ज्यादा कड़ाके की धूप लगती है। और ये जो दूर वाला पोर्शन होता है ना, इनमें आ जाती है बारिश और विंटर, ओके। सो नेक्स्ट, आपको बिल्कुल समझ में होगा कि 1 साल मतलब क्या होता है, 1 ईयर कैसे पास होता है।
Okay, there are about 365 days and 6 are in a year. ध्यान में रखिए. Okay, now next, a leap year. आपको पता है लीप ईयर क्या होता है? देखिए, लीप ईयर के बारे में सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूं. आप अपने घर के कैलेंडर निकालिए और देखिए क्या देख रहे हैं आपको. जिस ईयर को 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर कहलाता है. जैसे कि 2000, ओके, उसके बाद 2004, 2008, 2012, ओके, 2016, 2020 और अभी चल रहा है 2021. तो 21 भी लीप ईयर नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 2024 इट विल बी लीप ईयर. ये लीप ईयर होगा. अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए यहां पर देखिए, इनको 4 से डिवाइड करेंगे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, इसे भी 4 से डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगा, इसे भी 4 से डिवाइड करेंगे डिवाइड. तो जिस साल को 4 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर. ये पहचानना बहुत आसान है. ओके, अब ऐसा होता क्यों है उसके बारे में समझेंगे. लीप ईयर आता क्यों है? देखिए हमने क्या देखा है, वी हैव लर्न दैट एक साल में 365 दिन होते हैं. कितने दिन होते हैं स्टूडेंट्स? 365 दिन, 365 डेज, 365 डेज प्लस 6 आवर्स, प्लस 6 आवर्स. अब एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 1 डे. 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स. मैथ समझना है आपको यहां पर. 1 डे इज इक्वल्स टू 24 घंटे, 24 आवर्स. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्स्ट्रा आवर्स कितने हैं? 6 आवर्स है. तो हम क्या करेंगे, 24 को 6 से डिवाइड कर देंगे. तो 6 4 जा 24. ओके, कितने? 4 बार. ओके, तो ऐसे 6 घंटे हमें पहले साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा हो गए. ओके, अब आइए आपको समझाते हैं. 2020 में लीप ईयर था. ओके, अब 2021 में 6 घंटे प्लस हो जाएंगे, फिर 2022 में 6 घंटे प्लस हो जाएंगे, फिर 2023 में फिर 6 घंटे प्लस हो जाएंगे, फिर 2024 में फिर 6 घंटे प्लस हो जाएंगे. पूरे 6 घंटे मिलकर 24 आवर्स बन जाएंगे, मतलब 24 घंटे बन जाएंगे. और ये 24 घंटे बनकर मिलकर एक दिन बन जाएगा. इसका मतलब ये होता है कि वैसे तो एक साल में 365 डेज होते हैं. ओके, सॉरी 365 डेज होते हैं, पर जब लीप ईयर आता है, ओके, उस समय एक साल में 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं. अब आप कहेंगे कि ये एक दिन जाता कहां है, ये एक दिन जाता कहां है? तो आपने फरवरी का महीना देखा होगा. फरवरी के महीने में 28 डेज होते हैं. ओके, पर जब भी लीप ईयर आएगा फरवरी के महीने में 29 डेज आ जाएंगे. इसका मतलब जिस समय लीप ईयर होता है उस साल के 366 दिन मतलब 366 डेज होते हैं, और अदर नॉर्मली साल में 365 दिन मतलब 365 डेज होते हैं. ओके, तो आपको समझ में आ गया. तो लीप ईयर का एक दिन कहां पर एडजस्ट किया जाता है? मंथ ऑफ फरवरी में. ओके, नाउ डू यू नो दैट द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज नॉट ऑलवेज इक्वल. दिन और रात का जो टाइमिंग है, मतलब लेंथ है, वो एक जैसे नहीं होती. आपने देखा होगा समर वैकेशन में शाम को 7 बजे भी धूप रहती है, दिन रहता है, उजाला रहता है, और विंटर में शाम को 5:30 बजे 6 बजे अंधेरा हो जाता है. तो इसका मतलब क्या है कि दिन और रात की जो लेंथ रहती है वो इक्वल नहीं होती. क्यों? ये डिपेंड करता है हमारे सन पर. सन अर्थ से जितना ज्यादा पास रहेगा, ओके, उतनी ज्यादा देर तक लाइट रहेगी, और जितना ज्यादा दूर जाएगा उतने कम देर तक, ओके, लाइट रहेगी. समझ में आ गया? तो ये सब डिस्टेंस का फर्क है. ओके, डिस्टेंस ऑफ द सन एंड द अर्थ, इसका फर्क है. अर्थ हमारी घूमती है अपने किसमें? ऑर्बिट में. तो ऑर्बिट जो है वो दूर भी है और पास भी है. अर्थ जो वो तो ऑर्बिट है वो
कुछ पोर्शन सन से दूर लेके जाता है ऑर्बिट को, कुछ पोर्शन सन से पास लेके आता है। ओके, सो दिस हैपन बिकॉज अर्थ इंक्लिन्ड एक्सिस एंड इट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। और ये डिपेंड करता है अर्थ के इंक्लिन्ड एक्सिस पर। अर्थ का जो एक्सिस है वो इंक्लिन्ड है और ये सन के आसपास रिवॉल्यूशन करती है। अब आइए देखते हैं इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर मतलब क्या समझाया था हमने आपको? ओके, दिस इज अ अर्थ, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये हो गया अर्थ का दो पार्ट। तो ये जो नॉर्थ की तरफ है नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथ की तरफ जो है साउथर्न हेमिस्फीयर। द नॉर्थन हेमिस्फीयर बिटवीन 22 मार्च एंड 23 सितंबर द डेज आर लॉन्गर देन नाइट। मतलब 22 मार्च से 23 सितंबर तक जो दिन होते हैं वो रात से ज्यादा बड़े होते हैं। मतलब रात छोटी होती है, दिन बड़े होते हैं। मतलब ऐसे समय में जो सन जो होता है वो अर्थ के थोड़ा करीब होता है। देयरफॉर इट इज वार्मर देयर, इसलिए यहाँ पर गर्मी होती है। इट इज समर इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, और इसलिए नॉर्थन हेमिस्फीयर में समर होता है। हाउएवर ड्यूरिंग द सेम पीरियड साउथर्न हेमिस्फीयर, अब देखिए एक तरफ ज्यादा उजाला है तो ऑब्वियसली दूसरी तरफ कम लाइट होगी। एक तरफ ज्यादा लाइट है तो दूसरी तरफ कम लाइट होगी। एक तरफ अगर समर है तो दूसरी तरफ विंटर होगा। एक तरफ अगर दिन है तो दूसरी तरफ रात होगी। अपोजिट ही होने वाला है यहाँ पर। तो साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा ना, नाइट आर लॉन्गर देन द डेज। मतलब देखो 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक नॉर्थन हेमिस्फीयर में समर वैकेशन होता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। मतलब लाइट कम होती है, मतलब रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। वहां पर सूरज देर से निकलता है और जल्दी डूब जाता है। ओके, द अर्थ गेट लेस हीट, जिसके कारण अर्थ को कम गर्मी मिलती है। दिस पार्ट देयरफॉर इट इज विंटर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और इसलिए साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है। ओके, in the period of 23 September to 22 March, the days are longer than the night. In the southern hemisphere, it gets more heat and summer there. In this period, the northern hemisphere, it is the night that are longer. The northern hemisphere get less heat at the winter. Okay, तो जब यही अर्थ जो हमारी जो अर्थ होती है वो आपस में घूमती रहती है, तो यही पोर्शन जो होता है 23 सितंबर से 22 मार्च, सबसे पहले हमने क्या देखा 22 मार्च से 22 मार्च से 23 सितंबर तक क्या होता है, समर होता है नॉर्थ में और विंटर होता है साउथ में। अब वापस चलेंगे फिर बाद में 23 सितंबर या फिर हम 24 सितंबर से 21 मार्च कह सकते हैं, या 23 सितंबर से 22 मार्च कह सकते हैं। ऐसे में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा विंटर होगा और साउथर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा क्या होगा, गर्मी होगी। नोट दैट देयर मे बी डिफरेंसेस इन दिस डेट ड्यू टू लीप ईयर। अब यहां पर जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर के कारण इन डेट में कम ज्यादा हो सकता है। हम एग्जैक्ट 22 मार्च और 23 सितंबर को एग्जैक्ट नहीं ले सकते क्योंकि लीप ईयर के कारण एक दिन बढ़ जाता है। इन इंडिया समर, द रेनी सीजन एंड विंटर आर कंसिडर्ड टू बी मेन सीजन। हमारे भारत में इंडिया में समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन को मेन सीजन कहते हैं। वी ऑल्सो डिवाइड द ईयर इंटू 6 सीजन नेमली, और हमने सीजन को 6 भागों में डिवाइड किया। 6 सीजन कौन कौन से होते हैं, वसंत, ग्रीष्म, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद, हेमंत और शिशिर। ये अलग अलग ऋतुएं हैं जिनको हमने डिवाइड करके रखा हमारे इंडिया के हिसाब से। ओके, नाउ दिस साइकिल ऑफ 6 सीजन इज कॉल्ड ऋतु चक्र। और ये जो 6 सीजन का जो साइकिल है इसे हम ऋतु चक्र कहते हैं। मेनी ऑफ आवर फेस्टिवल आर कनेक्टेड विद दिस सीजन, और हमारे बहुत सारे फेस्टिवल इन्हीं सीजन से कनेक्टेड है, जैसे होली, दिवाली, पोला, समझ में आया, ये सारे जो फेस्टिवल है इन सीजन से ही कनेक्टेड है। मेनी ऑफ आवर सॉन्ग्स एंड गेम्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू डिफरेंट सीजन, और हमारे गेम्स भी सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। आप बारिश में अलग गेम खेलते हैं, है ना, आप समर में अलग गेम खेलते हैं, आप विंटर में अलग गेम खेलते हैं, तो हमारी लाइफस्टाइल भी चेंजेस होती हैं। ओके, नाउ फेजेस ऑफ द मून।
मून के फेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि मून के फेजेस यानी क्या होता है। आपने कभी मून को पूरा देखा होगा, कभी आपने मून को थोड़ा देखा होगा, कभी आपने मून को बहुत ही छोटा ऐसे देखा होगा। तो मून ऐसा कम ज्यादा क्यों दिखाई देता है? क्या उसे खाना नहीं मिलता तो वो छोटा हो जाता है? ऐसा तो नहीं है, वो तो नॉन लिविंग थिंग है, खाना तो वो खाता नहीं है। फिर ये कभी पूरा, कभी आधा और कभी आधे से भी कम क्यों दिखाई देता है भाई? वो इसलिए क्योंकि सन की जितनी लाइट मून पर पड़ेगी, मून उतना ही दिखाई देगा। अगर मून पर कम लाइट पड़ रही तो कम दिखाई देगा, मून पर ज्यादा लाइट पड़ रही तो मून पूरा दिखाई देगा। फिर मून पर पूरी लाइट सन की पड़ती क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि ये है सन और ये है मून, और ये मून किसके आसपास घूमता है? हमारी अर्थ के आसपास। तो होता ये है कि जो मून जो है, ओके, मून हमारे अर्थ के आसपास घूमते रहता है, अर्थ के आसपास घूमते रहता है। तो अर्थ की जो लाइट है, देखो ये सन की लाइट किसने ले ली? पूरी अर्थ ने। तो इधर हो गया उजाला और इधर हो गया अंधेरा। तो इस पोर्शन में जो लोग रहेंगे उन्हें ये चांद दिखाई देगा, पर ये सन से निकलने वाली रोशनी चांद पर जितने एरिया में गिरेगी उतना ही दिखाई देगा, और कम एरिया में गिरेगी तो कम दिखाई देगा। तो इसलिए कब जब अर्थ के बीच में मून आ जाता है, मतलब अर्थ जो है इनके बीच में आ जाती है, तब कई बार ऐसा हो जाता है ना, कि हमें मून कम दिखाई देता है। तो मून जो है, मून के जो फेजेस है, इसे मून के फेज कहते हैं। तो ये मून कम ज्यादा दिखाई देता है। अब आइए देखते हैं फुल मून और न्यू मून क्या होता है। जब मून पूरा कंप्लीट दिखाई देता है उसे हम फुल मून डे कहते हैं, जो आपने थर्ड में भी पढ़ा होगा और आपने फोर्थ में भी पढ़ा है। जब मून कुछ भी नहीं दिखाई देता, मून पूरी तरह से गायब हो जाता है, तो उसे हम न्यू मून डे कहते हैं, क्योंकि अब मून फिर से शुरुआत से होने वाला है। अब फुल मून डे में क्या होता है? चांद पूरा दिखाई देता है। न्यू मून डे में चांद नहीं दिखाई देता। न्यू मून डे के अगले दिन मून इतना, फिर इतना, फिर हाफ, फिर इतना, फिर उससे बड़ा, फिर पूरा गोल, ऐसे होता है। मतलब मून के जो फेजेस है वो टाइम टू टाइम क्या होते रहते हैं स्टूडेंट्स? बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, और इसी को हम फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अब आइए इसे समझते हैं। मून जो है, जिस तरह से हमारी अर्थ सन के आसपास रिवॉल्यूशन करती है, उसी तरह से मून जो है वो अर्थ के आसपास रिवॉल्यूशन करता है। एंड अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। देखो मून किसके रिवॉल्व कर रहा है? अर्थ के। अर्थ किसके रिवॉल्व कर रही है? सन के। हाउएवर दिस इज टू ऑर्बिट इंटरसेक्ट। और कई बार ये दो ऑर्बिट जो होते हैं वो आपस में इंटरसेक्ट हो जाते हैं, टच हो जाते हैं। कैसे टच होंगे? देखिए मैं आपको समझाता हूं। ये है सन, और ये सन के आसपास घूमेंगी कौन? अर्थ, और ये अर्थ का रहा ऑर्बिट। अब ये जो है ये क्या है? मून। ये मून किसके आसपास घूमेगा? अर्थ के। तो ये है मून का ऑर्बिट। अब यहां पर हम देखते हैं, लेट्स लुक हियर, ओके, ये देखो, ये है मून का ऑर्बिट और ये है सन का ऑर्बिट। और ये दोनों ऑर्बिट देखिए इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके। तो these orbit intersect, hence the sun and the moon, the moon and the earth are not always along straight line, और इसलिए ये हमेशा straight line में नहीं रहते। We see half of the moon surface which face of the earth, that is from the earth we see only one side of the moon। तो इसलिए हमें अर्थ मून का एक ही साइड दिखाई देता है और उसके अलग अलग फेजेस दिखाई देते हैं। जितने पोर्शन में मून को लाइट मिलेंगी उतना ही पोर्शन मून का चमकेगा, क्योंकि मून में खुद की लाइट नहीं होती। अगर मून स्टार होता तो वो हमेशा वैसे ही दिखाई देता, चमकता हुआ पूरा राउंड, जैसा सन हमेशा पूरा राउंड दिखता है। कभी आपने सन के फेजेस देखे? कभी आपको सन थोड़ा दिखाई दिया, छोटा दिखाई दिया? नहीं ना, सन हमेशा पूरा दिखाई देता है। The moon has no light of its own। मून में खुद की लाइट नहीं होती। We can see the moon because the sun's
दैट फॉल्स, द सन्स लाइट दैट फॉल इन इट, है ना। हम मून को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि सन की लाइट मून पर गिरती है और वो चमकती है। ओके, लाइट के कारण वो चमकने लगता है, जिसके कारण हमें उतना ही एरिया सन मून का दिखाई देता है जितने एरिया पर सन के द्वारा उस पर लाइट गिर रही हो। ऑन अ फुल मून लाइट वी सी एंटायर साइड ऑफ द मून दैट फेसेस ऑफ द अर्थ, अ न्यू मून लाइट वी कैन नॉट सी एनी ऑफ इट। जब फुल मून लाइट होता है मतलब सूरज की पूरी लाइट्स मून पर गिर रही होती, तब मून पूरा चमकता हुआ दिखाई देता है। जिस दिन मून सन की लाइट मून पर बिल्कुल भी नहीं गिरती उस दिन वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो जिस दिन मून पूरा दिखाई देता है उसे हम फुल मून डे कहते हैं, और जिस दिन मून हमें नहीं दिखाई देता उस दिन उसे हम न्यू मून डे कहते हैं। और इनके बीच में 15-15 दिनों का अंतर होता है। हर 15 दिन में न्यू मून डे आएगा और हर 15 दिन में फुल मून डे आएगा, याद रखिए। From the full moon to new moon, the illuminated part of the moon seen from the earth becomes smaller and smaller. From new moon to full moon, it again grow bigger and bigger. These differences shape of the moon we are called the phases of the moon. तो क्या होता है, जब मून जिस दिन फुल मून डे होता है तो फुल मून डे से न्यू मून डे तक जाने के लिए मून जो होता है छोटा छोटा होकर पूरा गायब हो जाता है। तो जब पूरा गायब हो जाता है तब न्यू मून डे आ जाता है। न्यू मून डे के बाद सन फिर मून जो है वो थोड़ा हर दिन थोड़ा बड़ा दिखता है, थोड़ा बड़ा दिखता है, और एक दिन वो पूरा गोल हो जाता है, तो उसे हम फुल मून डे कहते हैं। और मून के इसी फेजेस को हम फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। अब आइए द लूनर मंथ एंड डेज, जिसे हम कहते हैं तिथि, क्या होता है। You know that it takes 14 to 15 days for new moon to full moon. हमें पता है, हमने थर्ड में भी पढ़ा है, फोर्थ में भी पढ़ा है, फेसेस ऑफ द मून। और न्यू मून डे से फुल मून डे को जाने के लिए 14 से 15 दिन लगते हैं, और फुल मून डे से न्यू मून डे में आने के लिए वापस 14 से 15 दिन लगते हैं। ओके, आप देख सकते हैं ये है मून के फेजेस। कभी मून हमें इतना दिखाई देता है, फिर इतना, 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 फिर ये पूरा। ओके, तो जब न्यू मून डे, अभी हम न्यू मून डे की बात कर रहे हैं, न्यू मून डे, तो ये होगा फर्स्ट, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये चौथा दिन, ये हो जाएगा पांचवा दिन। ओके, ये छठा दिन, ये 7th डेज, 8th डेज, इसे 9th डेज, 10th डेज, 11th डेज एंड 12th डेज। ओके, ऐसे टोटल 15 दिन लगते हैं, ये समझ लीजिए कि ऐसा। ओके, इतना हो गया। पहले दिन तो नहीं दिखाई देता, तो ये 15वां दिन समझ लीजिए। ओके, अब आइए हम उल्टा चलते हैं। जब मून पूरा दिखाई देगा तो मून धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगा। फिर मून अगले दिन, ये पहला दिन होगा, ये दूसरा दिन होगा, ये तीसरा दिन होगा, ये चौथा दिन होगा, ये पांचवा दिन होगा, ये छठवां दिन होगा, ये 7वां दिन होगा, ये 8वां दिन होगा, ये 9वां दिन होगा, ये 10वां दिन होगा, ये 11वां होगा, ये 12वां होगा, और 13वां जो दिन होगा उस दिन मून पूरा गायब हो जाएगा। तो जिस दिन आपको मून पूरा दिखाई देता है उसे हम फुल मून डे कहते हैं, और जिस दिन नहीं दिखाई देता उसे हम न्यू मून डे कहते हैं। ओके, सो नाउ फोर्थ नाइट ऑफ द waxing moon, after the full moon, the moon appears smaller and smaller after 14-15 days. It is a new moon again. This period is the fourth night of the waning moon, thus the period from one new moon to the next 28 to 30 days. It is called the lunar month. तो जब क्या होता है, 28 से 30 दिन एक ही चीज को होने में लगते हैं। मतलब पहले फुल मून डे होगा। ओके, पहले फुल मून डे हुआ, फुल मून डे के बाद ये आएगा न्यू मून डे, और न्यू मून डे के बाद फिर होगा फुल मून डे। तो देखिए, फुल मून डे से न्यू मून डे में जाने के लिए लगे 14 से 15 दिन, और न्यू मून डे से वापस फुल मून डे में आने के लिए लगे 14 से 15 दिन। इनको प्लस करें तो क्या हो जाएगा, 28 से 30 दिन। समझ में आ गया। तो महीने में एक बार फुल मून डे आता है और महीने में एक बार न्यू मून डे आता है, और इसी को हम तिथि कहते हैं, ल्यूनर मंथ कहते हैं। ओके, ऑलवेज रिमेंबर द रोटेशन ऑफ द अर्थ गिव्स राइज टू डे एंड नाइट। अर्थ जो रोटेट करती है उसी के कारण रात और दिन होता है। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस
गिव राइज ऑफ द साइकिल ऑफ सीजन। मतलब अर्थ जब खुद में रोटेट करती है तो उस पर दिन और रात निर्भर है, और अर्थ जब सन के आसपास रिवॉल्यूशन करती है तो उस पर सीजन डिपेंडेंट है। समझ में आया? अर्थ जब मून सन के आसपास घूमेंगी तो सीजन, ओके, विंटर सीजन, समर सीजन और रेनी सीजन। और अर्थ जब खुद में रोटेट करेगी तो डे और नाइट। ओके, सो द न्यू मून 15 डेज, द फुल मून इज इक्वल्स टू वैक्सिंग मून शुक्ला पक्ष, और द फुल मून 15 डे। ओके, देखो न्यू मून डे, देखो न्यू मून, अब ये 15 दिन लगेगा फुल मून के लिए। अभी मान लीजिए न्यू मून है, अभी मून दिखाई नहीं दे रहा है। अब न्यू मून से मून अभी यहाँ पर गायब है, अब ये बड़ा 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 होते पूरा फुल मून डे हो जाएगा। ओके, वैसे ये आता नहीं, ऐसे आधा आधा रहता है, छोटा छोटा रहता है। तो जब ये फुल मून डे हो जाएगा तो न्यू मून डे से लेके फुल मून डे, ये जो 15 दिन होते हैं, ओके, इसे हम कहते हैं वैक्सिंग मून। क्या कहते हैं? वैक्सिंग मून। मतलब मून बड़ा होता जा रहा है। ओके, मून बड़ा होता जा रहा है, वैक्सिंग मून। और इसे हम हिंदी में कहते हैं शुक्ला पक्ष। क्या कहते हैं? शुक्ला पक्ष। ओके, और उसके बाद ये तिथि है, ये शुक्ला पक्ष एक तिथि है। उसके बाद फुल मून डे, जब मून बड़ा होता है उसके बाद वो छोटा 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 होके पूरा गायब हो जाता है, उसे कहते हैं न्यू मून डे। इसे कहते हैं कि मून जो हो रहा है अभी छोटा छोटा होके गायब होने वाला है, तो मून कम कम होते जाता है, दैट इज वैनिंग मून। इसे हम कहेंगे वैनिंग मून, और इसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। ओके, द फोर्थ नाइट ऑफ वैक्सिंग मून, द फोर्थ नाइट ऑफ वैनिंग मून। तो वैक्सिंग मून की, जैसे जब न्यू मून डे शुरू होता है, जब वैक्सिंग शुरू होती है, मतलब न्यू मून डे से कब? फुल मून डे तक, चौथी रात। और फुल मून डे से न्यू मून डे में जाने के लिए पहली चौथी रात, ये दोनों जो होगी ये अ लूनर मंथ कहलाती है। क्या होती है? अ लूनर मंथ। द फोर्थ नाइट एंड द फोर्थ नाइट वैनिंग मून, ये लूनर मंथ। अब आपको ये कैसे समझाए, इसके लिए मुझे यहां पर पूरे नंबर्स लिखने होंगे। ओके, सो लेट मी राइट। स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने सारे नंबर्स लिख लिए हैं। अब आप ये समझिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये 31 तक हमने लिख लिया। ये एक महीना है, 1 से 30 तारीख तक का, और ये दूसरा महीना चालू हो गया, दूसरे महीने को हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहां से न्यू मून डे शुरू हो रहा है, तो न्यू मून डे की चौथी रात कौन सी होगी? 1 2 3 4, ये हो गई चौथी रात। ओके, अब यहां से हम 30 दिन आगे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ओके 31। तो 30 दिन का एक महीना होता है। ओके, अब ये आ गया 30 दिन, ये आ गए, हम 30 दिन पे आ गए। ओके, ये आ गए 30 दिन पे। तो यहां से क्या होगा? ये हो गया न्यू मून डे, और ये हो गए यहां से न्यू मून डे। यहां से कब आएगा? तो इस बात को समझने के लिए आप सबसे पहले समझ लीजिए, यहां से न्यू मून डे शुरू हो रहा है, तो न्यू मून डे कितने दिन का होगा? 15 दिन का। तो यहां से या यहां पर फुल मून डे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा फुल मून डे। ओके, तो ये फोर्थ नाइट न्यू मून डे की, और यहां से फोर्थ नाइट 1 2 3 4, ये फोर्थ नाइट फुल मून डे की। तो ये जो पोर्शन होगा, ये यहां से लेके यहां तक का, इसे हम कहते हैं लूनर मंथ। ओके, क्या कहते हैं? लूनर मंथ। नाउ व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा? ओके, द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज बाय नाइट। रात जो होती है वो अर्थ के रोटेशन के कारण आती है, ध्यान में रखिए। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, इट्स इंक्लिन एक्सिस टूवर्ड द कॉजेज सीजन। हमारी जो अर्थ है वो इंक्लिन एक्सिस के साथ सन के आसपास रिवॉल्यूशन करती है, जिसके कारण हमें सीजन देखने को मिलते हैं। द रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ गिव राइज टू फेज ऑफ द मून।
रिवॉल्यूशन ऑफ द मून जो है वो अर्थ के आसपास जो घूमती है, जिसके कारण हमें उसके फेजेस दिखाई देते हैं। ओके, द पीरियड फ्रॉम वन मून टू द नेक्स्ट कॉल्ड लूनर मंथ। वन मून टू नेक्स्ट, पहले न्यू मून से अगले न्यू मून तक का जो पीरियड होता है 28 से 30 दिन तक का, उसे हम लूनर मंथ कहते हैं। द फोर्थ नाइट एंडिंग ऑन द फुल मून इज दैट वैक्सिंग मून। द फोर्थ नाइट दैट एंड विथ न्यू मून इट इज कॉल्ड वैनिंग मून। ओके, तो वैक्सिंग मून, वैनिंग मून के बारे में भी हमने पढ़ा और साथ में तिथि के बारे में भी हमने पढ़ा। आई होप दैट ये लेसन आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा और बिल्कुल भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ओके, सो इस लेसन की अच्छे से रिवीजन कीजिए, इसे बार बार पढ़िए और समझिए। ओके, और इस लेसन को जब आप एक्टिविटीज के साथ समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। द लेसन नंबर 3 इज द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।